पिछले हफ्ते मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो जो शायद कई लोगों के साथ होता होगा। मुझे इसी चर्चा के लिए तैयारी करनी थी, मेरे पास सारे नोट्स थे, सब कुछ सामने रखा था। हम्म। फिर भी मैं करीब 1 घंटे तक बस अपनी कुर्सी पे घूमता रहा। कभी फोन देखा, कभी किचन तक गया, और मेरे दिमाग में बस एक ही आवाज चल रही थी, मैं इतना आलसी क्यों हूं? हाँ, ये बहुत आम एहसास है। सब कुछ तो है, फिर काम शुरू क्यों नहीं कर पा रहा? तो आज हम इसी भावना, इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब द आर्ट ऑफ लेजीनेस की समरी है। अच्छा। और उसका जो मुख्य विचार है ना, उसने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। वो ये कि शायद शायद समस्या आलस है ही नहीं। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि अगर हम आलसी नहीं हैं, तो फिर असली वजह क्या है। हाँ। और ये मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव है सोचने के तरीके में। सोर्स में एक लाइन है जो इस पूरी चर्चा की नींव रखती है। आप लेजी नहीं हो, आपका सिस्टम टूटा हुआ है। आपका सिस्टम टूटा हुआ है। हाँ, ये सुनते ही सारा बोझ हट जाता है ना। खुद को दोष देने की जगह हम एक इंजीनियर की तरह सोचने लगते हैं कि ठीक है, सिस्टम में गड़बड़ कहाँ है। सही बात है। यह हमें अपराधी के कटघरे से निकालकर एक मैकेनिक की वर्कशॉप में खड़ा कर देता है। आज हम यही देखेंगे कि जिसे हम आलस का नाम देते हैं, वो असल में डर, कंफ्यूजन, कम एनर्जी या बस एक गलत तरीके से बने सिस्टम का लक्षण कैसे हो सकता है। मैकेनिक की वर्कशॉप, मुझे ये एनालॉजी बहुत पसंद आई। तो चलिए इस इंजन को खोल कर देखते हैं। सोच में आलस के पीछे के 5 आम कारण बताए गए हैं। पहला है लक्ष्य का साफ ना होना। जब दिमाग को पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है, तो वो पहला कदम कैसे उठाएगा। और दूसरा, काम का बहुत बड़ा लगना। जब कोई काम पहाड़ जैसा दिखता है तो उसे देखकर ही घबराहट होने लगती है। बिल्कुल, और ये दोनों कारण मिलकर एक तरह से एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। दोनों। सोचिए, जब लक्ष्य साफ नहीं होता, जो कि पहला कारण है, तो दिमाग को पता ही नहीं होता कि शुरू कहाँ से करें। जब शुरुआत ही धुंधली हो तो पूरा काम एक अनजाना डरावना पहाड़ जैसा लगने लगता है, जो दूसरा कारण है। अच्छा। उस घबराहट से बचने के लिए हमारे दिमाग में एक और आवाज आती है, अगर मैं इसे परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता तो शुरू ही क्यों करूं। और ये है तीसरा कारण, परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म मतलब गलती करने का डर। हाँ, ये काम को बेहतर बनाने का तरीका नहीं, बल्कि असल में गलती करने का डर है। अरे ये कनेक्शन तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये अलग अलग समस्याएं नहीं है, बल्कि एक के बाद एक आने वाली कड़ियां हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि चौथा कारण जो है एनर्जी की कमी, वो इस आग में घी डालने का काम करता है। अगर नींद पूरी नहीं हुई है, डाइट ठीक नहीं है या तनाव में है, तो वो पहाड़ चढ़ने की एनर्जी ही नहीं होती। सही बात है। और जब आप थके हुए हैं, घबराए हुए हैं और कंफ्यूज्ड हैं, तब आप क्या करते हैं? आप सबसे आसान रास्ता ढूंढते हैं। और ना पांचवा और शायद आज के दौर का सबसे खतरनाक कारण सामने आता है, तुरंत मिलने वाला मजा, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा फोन, सोशल मीडिया, गेम्स। हाँ, ये सब हमें बिना किसी मेहनत के डोपामाइन का एक छोटा सा डोज दे देते हैं। तो दिमाग क्यों किसी मुश्किल काम में उलझेगा जब मजा बस एक स्वाइप की दूरी पर है। सही बात है। देखिए कैसे एक कारण दूसरे को जन्म देता है और हम उस जाल में फंस जाते हैं जिसे हम आलस कहते हैं। सोर्स ये कहता है कि ये असल बीमारी नहीं, ये सिर्फ लक्षण है। ये तो समझ में आ गया कि समस्या क्या है, लेकिन मन में अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर मेरा सिस्टम टूटा हुआ है, तो उसे ठीक करने के लिए पहला कदम कहाँ से उठाऊं? क्या सोर्स में इसके लिए कुछ ठोस उपाय बताए गए हैं? हाँ, और अच्छी बात यह है कि ये उपाय बहुत बड़े और मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे बदलाव हैं। सोर्स में कई टूल्स दिए गए हैं, जिनमें से पहला है 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम, हाँ बहुत आसान है। जो भी काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है, उसे टालो मत, सोचो मत, बस तुरंत कर डालो। जैसे किसी जरूरी ईमेल का छोटा सा जवाब देना या अपने काम करने की मेज को साफ करना। ये 2 मिनट का नियम सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन क्या ये वास्तव में काम करता है? मुझे डर है कि मैं बस ऐसे ही छोटे छोटे कामों में ही उलझा रह जाऊंगा और बड़ा जरूरी काम फिर भी टलता रहेगा। ये एक बहुत ही जायज चिंता है और आप सही हैं। इसका उद्देश्य बड़े कामों को अनदेखा करना नहीं है। असल में इसका मनोवैज्ञानिक असर बिल्कुल उल्टा होता है। अच्छा। जब आप दिन की शुरुआत में 4-5 छोटे काम तुरंत निपटा देते हैं, तो आपको एक जीत का एहसास होता है। ये आपके दिमाग को काम करने वाले मोड में ले आता है। एक मोमेंटम बन जाता है। बिल्कुल। ये उस शुरुआती जड़ता को तोड़ने का एक तरीका है, जो अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। तो ये बड़े काम की तैयारी है, उससे बचाव नहीं। समझ गया। ये एक तरह का वार्म अप है। और बड़े काम के लिए सोर्स में चंकिंग का जिक्र है।
चंकिंग, हाँ, चंकिंग। यानी अगर कोई बड़ा काम है, जैसे कोई रिपोर्ट लिखनी है, तो उसे 10-15 मिनट के छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ दो। ये मत सोचो कि मुझे पूरी रिपोर्ट लिखनी है, बल्कि ये सोचो कि अगले 15 मिनट में बस इंट्रोडक्शन लिखूंगा। ये सीधे सीधे उस घबराहट को कम करता है जो बड़े काम को देखकर होती है। हमारा दिमाग एक साथ बहुत सारी जानकारी प्रोसेस नहीं कर सकता। जब हम उसे एक बार में सिर्फ एक छोटा मैनेजेबल हिस्सा देते हैं तो शुरू करना आसान हो जाता है। और यहीं पर तीसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसके बारे में सोर्स बात करता है। शुरू करना खत्म करने से ज्यादा जरूरी है। हम हमेशा फिनिश लाइन को देखते हैं, जबकि सबसे बड़ी बाधा तो स्टार्टिंग ब्लॉक पर ही होती है। ये माहौल की डिजाइनिंग वाली बात तो मेरे लिए गेम चेंजर रही है। पहले मैं अपना फोन डेस्क पर रखकर काम करता था, ये सोचकर कि मुझ में विल पावर है। हाँ, हम सब यही सोचते हैं। लेकिन हर 5 मिनट में स्क्रीन पर एक लाइट जलती थी और पूरा ध्यान टूट जाता था। अब मैं उसे दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाता हूं और फर्क साफ दिखता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। माहौल की डिजाइनिंग का मतलब ही यही है कि अपनी विल पावर पर निर्भरता कम की जाए। हम अक्सर खुद को अनुशासित करने की कोशिश करते हैं, जबकि अपने माहौल को अनुशासित करना ज्यादा आसान और प्रभावी होता है। सही बात है। अच्छी आदतों के लिए रास्ता आसान बनाओ और बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें डालो। और इसी मनोविज्ञान को और मजबूत करने के लिए सोर्स में रिवॉर्ड सिस्टम की बात की गई है, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या शर्त? इनाम हमेशा काम के बाद मिलना चाहिए, पहले नहीं। जैसे 1 घंटा फोकस से काम करने के बाद मैं 15 मिनट अपना पसंदीदा गाना सुनूंगी। इससे दिमाग उस मुश्किल काम को एक पॉजिटिव अनुभव से जोड़ने लगता है। अच्छा, तो अगली बार उसे शुरू करना थोड़ा और आसान हो जाता है। बिल्कुल। ये सभी टूल्स मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। और सोर्स में टालम टूल की आदत को तोड़ने के लिए एक 5 स्टेप का प्रैक्टिकल एक्शन प्लान भी दिया गया है। मैं चाहता हूं कि मैं ये सारे स्टेप्स एक साथ बताऊं। हाँ, जरूर। एक ही प्राथमिकता चुनें। दिन के लिए 10 काम नहीं, सिर्फ एक। स्टेप 2, 10 मिनट का टाइमर लगाएं और बस शुरू कर दें। स्टेप 3, 10 मिनट के बाद जारी रखना ऑप्शनल है, कोई दबाव नहीं। ये जरूरी है। हर दिन एक ही समय पर एक ही आदत डालें, एक रूटीन बनाएं। और स्टेप 5, साप्ताहिक समीक्षा करें। देखें कि क्या काम हुआ और क्या नहीं, ताकि सिस्टम को सुधारा जा सके। ये फ्रेमवर्क बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया है। अगर आप ध्यान दें तो ये सीधे तौर पर आपकी विल पावर पर हमला नहीं करता। सही है, ये दिमाग के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। हाँ, सिर्फ एक प्राथमिकता चुनने से कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। 10 मिनट का टाइमर शुरू करने के भारीपन को हटा देता है, क्योंकि कोई भी 10 मिनट के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। और सबसे शानदार है स्टेप 3, जारी रखना वैकल्पिक है। ये प्रदर्शन के दबाव को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये खुद को धोखा देने का एक सकारात्मक तरीका है ताकि काम शुरू हो जाए। क्योंकि एक बार जब कोई चीज गति में आ जाती है जी, तो वो गति में ही रहना चाहती है। बिल्कुल, न्यूटन का पहला नियम। अक्सर वो 10 मिनट कब 30 मिनट में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और साप्ताहिक समीक्षा का मतलब खुद को डांटना नहीं है, बल्कि डेटा इकट्ठा करना है। अच्छा, सुबह 9 बजे मुझसे काम नहीं होता, शायद शाम 4 बजे ट्राई करना चाहिए। ये खुद के साथ एक वैज्ञानिक प्रयोग करने जैसा है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोर्स यहाँ रुकता नहीं। वो कुछ ऐसी बातें भी बताता है जो शायद सुनने में थोड़ी कड़वी लगें। कुछ सीधी बात कही गई है। अच्छा। मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है, अनुशासन और सिस्टम काम करते हैं। हम अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं कि जब फील होगा तब काम करेंगे। हाँ, मूड नहीं है वाला बहाना। बिल्कुल, लेकिन सोर्स कहता है कि ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं मौसम की तरह बदलती रहती हैं। आप हर दिन उत्साहित महसूस नहीं कर सकते। सही बात है। लेकिन एक अच्छा सिस्टम हर मौसम में काम करता है, चाहे धूप हो या तूफान। अनुशासन का मतलब मोटिवेटेड महसूस करना नहीं है, बल्कि मोटिवेशन ना होने के बावजूद काम करना है। और सिस्टम इसी में मदद करता है। दूसरी कड़वी सच्चाई थोड़ी चुभने वाली है। हमारा फोन हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तो है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये सच है। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल हमारे फोकस को तोड़ता है। और हमें ये समझना होगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये ऐप्स और फोन डिजाइन ही इस तरह से किए गए हैं कि वो हमारा ध्यान खींचें। आप अपनी विल पावर के भरोसे दुनिया के सबसे होशियार इंजीनियरों की टीम से लड़ रहे हैं, जिनका काम ही हमें स्क्रीन से जोड़े रखना है। तीसरी सच्चाई, जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। अगर हम योजना नहीं बनाते तो हम विकर्षणों की योजना का पालन करते हैं।
अरे वाह। इसका मतलब है कि अगर हमने अपने दिन के लिए कोई प्लान नहीं बनाया है तो हमारा समय कोई और या कोई और चीज नियंत्रित करेगी। ये एक बहुत गहरा विचार है। योजना न बनाना भी एक चुनाव है, एक निष्क्रिय चुनाव जो दूसरों को हमारे समय और ध्यान पर नियंत्रण करने की इजाजत दे देता है। जब हम अपना एजेंडा सेट नहीं करते तो हम किसी और के एजेंडे का हिस्सा बन जाते। आपका समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है और अगर आप उसकी योजना नहीं बनाएंगे तो कोई और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेगा। तो इन सब विचारों को एक्शन में लाने के लिए सोर्स में एक 7 दिन का मिनी प्लान भी दिया गया है, एक तरह के किकस्टार्ट चैलेंज की तरह। मैं जल्दी से बताता हूं हर दिन क्या करना है। हाँ बिल्कुल। मोबाइल की फालतू नोटिफिकेशंस बंद करें और दिन के लिए सिर्फ 3 कामों की लिस्ट बनाएं। दिन 2, 10-10 का नियम अपनाएं। 10 मिनट काम, 10 मिनट ब्रेक, ऐसा 3 बार। ठीक है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल 30 मिनट तक सीमित कर दें। दिन 4, एक उबाऊ काम जिसे आप टाल रहे हैं उसे दिन में सबसे पहले करें, जिसे ईट द फ्रॉग भी कहते हैं। अपनी काम करने की जगह को साफ करें और सिंगल टास्किंग की प्रैक्टिस करें। दिन 6, अपनी नींद को प्राथमिकता दें, सोने से 30 मिनट पहले फोन बंद। और दिन 7, पूरे हफ्ते की समीक्षा करें और अगले हफ्ते के लिए सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य तय करें। संक्षेप में देखें तो ये प्लान बहुत होशियारी से बनाया गया है। ये छोटी और आसान जीतों से शुरू होता है, जैसे नोटिफिकेशंस बंद करना, जिससे तुरंत एक कंट्रोल का एहसास होता है। बिल्कुल, और आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर ये धीरे धीरे काम करने और आराम करने के तरीके में बदलाव लाता है। इसमें डिजिटल हाइजीन, काम का मैनेजमेंट और आत्मचिंतन तीनों का एक संतुलित मिश्रण है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है। मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि खुद को आलसी कहकर कोसना बंद करना होगा। हाँ, वो सबसे जरूरी है। आलस से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ने से और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। इसके बजाय हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो काम करना आसान बना दे। जैसा कि सोर्स की एक लाइन कहती है, आलस से लड़ो मत, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपको अपने आप एक्शन में ले आए। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। यह खुद से लड़ने की बजाय खुद के साथ काम करने के बारे में है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो इसी सोर्स पर आधारित है। जरूर। ये सारी बातचीत व्यक्तिगत सिस्टम को बदलने के बारे में है, जो बहुत जरूरी भी है। लेकिन क्या होगा अगर हमारे काम करने की जगह हमारे स्कूल या हमारे समाज के सिस्टम ही हमें टालमटोल करने पर मजबूर कर रहे हों? एक बड़ा सवाल है। जहाँ लगातार डिस्ट्रैक्शन को बढ़ावा दिया जाता हो या अवास्तविक उम्मीदें रखी जाती हों, क्या सिर्फ व्यक्तिगत सिस्टम बदलना काफी है या हमें उन बड़े सिस्टमों पर भी सवाल उठाने की जरूरत है जिनमें हम रहते और काम करते हैं?